उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, ना डाक बंगले में ना भुआली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी भुआली मुझे भयावही लगी। एक बार जी को टटोला, पाइंस नहीं नहीं, कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली। कड़ी कड़ी चेतावनी वाला खिंचा खिंचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? रानी खेत तक गया था बुआ। कह तो जाते। मैं ना जाने किस उलझन में खोया कह गया। कहने को बुआ था क्या। दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो सचमुच मैं जान गया कि फूफा के भाई अवश्य ही मन्नों के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव, वही अचंचलता थी। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझसे पूछा, रवि, बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती हैं, पहुंचा सकोगे? जी सकूंगा। मैं, बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी। खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ की हरियाली में वही कल वाली भुआली की सफ़ेदी दिख रही थी। काठ गोदाम से लखनऊ एक रात बुआ के ससुराल में रुककर बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि? कुछ दिन यहीं रुको ना। नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकी। पास बिठाकर कुछ देर देखती रही, फिर स्नेह से कहा, फिर जाओगे कहाँ? बुआ कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि, तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा, पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ, कुछ याद सी करती बोली, रवि, इस बार तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं, नहीं बुआ। बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछे। मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूँ, पर किसी से भी शब्द नहीं जुड़े। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पाँव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेरी बहन होती हैं, पर दिल में कुछ ऐसा सा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि, तुमने पाँव छुए हैं तो आशीर्वाद तो जरूर दूंगी। बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं ना हंसा ना लजाया। बुआ चुप सी लग रही थी। जिस नटखट भाव से वह कुछ कह गई थी उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़ प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खालीपन के उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था वो सोचता चला गया। मन न भुआली पर अटका, न पाइंस पर, न मन्नों पर। पिछला सब बीत गया लगा। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर हो आया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं होऊंगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला। सच में ही मेरा घर बना। सुंदर घरनी आई और उसे मैं ही ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहाँ का टिकट ले लिया था वहाँ की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर से ले नहीं जा सकी। गाड़ी आ लगी है, कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ। मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे बूढ़े। साहिब, गाड़ी छूटने में 10 मिनट है। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ। कुली एक बार फिर अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है और साफा ठीक करते हुए बाहर निकल कर आता है। हरी बत्ती हो गई है साहब। बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही धुला धुला सा चेहरा, वही आवेश से कहता हूँ, कुली सामान उतार लो। साहिब, जल्दी करो जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के पास है। टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहाँ मुझे जाना है वहीं जाकर रहूँगा। जब मैं ही नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा? क्यों रोकेगा? घर में आगे लॉन पर बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा, इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ। बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटी की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कहती है।
अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ। फिर क्यों इनकार करूँगा? माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज़ में कहता हूँ, माँ, जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा, लड़की देखना चाहोगे? हाँ माँ। लगा माँ मन ही मन हंसी। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आंखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड दिखते हैं। आसमान सब सुनसान है, अपनी पदचाप के सिवाय कोई आवाज़ नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है, इधर उधर, और अंधेरे में हिलता हुआ एक हाथ आगे बढ़ा बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट, दुबली कलाई, पतली अंगुलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबराकर आंखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झाँका। लॉन के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूनापन मन से जिसे भूल चुका हूँ, उसे आज ही यादों में क्यों आना था, क्यों याद आना था, क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्षों गए पाइंस की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था। छुआ था नहीं कहूँगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोचकर छू भर लेने के लिए बाह आगे करना छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भुआली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नों के पास से लौटा था तो लौट लौट कर उस लौटने को ना लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा था और 3 बार मुड़कर ऊपर गया था। मन्नो शॉल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नो ने नीचे फैले शॉल को सहज सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई। वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नो, चाहता हूँ मन्नो से कुछ तो कहूँ, पर क्या कहूँ? यह कि जल्दी लौटूंगा। छड़ छड़ अपने से कहता हूँ, आऊँगा, फिर आऊँगा, पर जिस निगाह से मन्नो मुझे देखती है वह जैसे बिना बोल के यह कहे जा रही है कि अब तुम यहाँ नहीं आओगे। और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए, नमस्कार। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता सा रहा। जरा सा आगे बढ़ा कि विदा लूं, पर न जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझाने के से स्वर में मन्नो बोली, देर हो गई है रवि। जी भर के देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर, पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूँ? मुड़कर पीछे देखा और खिंचकर ठिठक गया। मन्नो वहीं उसी मुद्रा में बैठी थी, मानो वो जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में ना व्यया थी, ना संग छूटने की उदासी थी, ना मेरे आने का आश्चर्य था। आंखों ही आंखों ने कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो, कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चे की तरह छोटा करके कहता हूँ, मन्नो, मन नहीं होता जाने को। मन्नो कुछ देर तक देखती रहती है। मैं चाहता हूँ मन्नो कुछ भी कहे तो। एक छोटी सी सांस जैसे छोटी से छोटी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक ना एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेर कर उस देह को नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ। मन्नो आगे बढ़ता हुआ कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में मानो दोनों हाथ आगे डाल देती है। बस मन्नो अपना अनुरोध उस तक पहुँचाना चाहता हूँ। नहीं, इस नहीं के आगे कुछ नहीं और कुछ नहीं। मन्नो दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं विवश सा व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है। संभलता हूँ और एक बार फिर पीछे मुड़कर देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ और किश्ती में बैठी मन्नो बही चली जा रही है। वह मुझे नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नो का सिर नीचे झुका है। शायद आंखें बंद हैं, शायद गीली हैं
उस कड़े आहट अभिमान की बात सोचकर छटपटाता हूँ। कदम उठाकर फाटक के पास पहुंचा तो सिसकियां सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहरा कर कहा, मन्नो, मन्नो। इसी पुकार को पलटकर जैसे उतर आया। ठहरो नहीं, रुको नहीं। सच ही मैं ठहरा नहीं, उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया। उस कॉटेज से, कॉटेज में रहने वाली मन्नो से, मन्नो की उन दो आंखों से, पर मन्नो की स्मृति से नहीं। मन्नो की याद आज भी मुझे आती है। आज भी वह याद आती है, वह दोपहरी जब मन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे लगे पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख में पानी सा बह गया था। एक टक उन घुंघराले बालों को देखता रह गया था और देखता गया था शॉल में लिपटे उन कंधों को, जो पैरों की धीमी चाल से थककर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत घने घने वृक्ष के नीचे देवी के दो छोटे छोटे मंदिर दिखे। टीन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक ना सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतारकर नंगे पांव किनारे पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पांव जमाया और झुककर डंठल से कमल तोड़कर वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था। शॉल सिर पर कर लिया और उस बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक मन्नो उठी तो मानो मन्नो सी नहीं लग रही थी। ऐसा दिखा कि यह झुकी छाया मन्नो नहीं, मन्नो की व्यर्थ हो गई विवशता थी, जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे माथा टेक दिया था। इस निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सारा दर्द उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन करने का मन हो मन्नो तो किसी पुजारी का स्थान पूछूं? मन्नो ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कौन वरदान मांगने हैं? अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं। बस इतना ही चाहती हूँ कि यह कपाट उनके लिए खुले रहें जिनसे बिछुड़कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मन्नो को छूने का भय, उसके रोग का भय, जो अब तक मुझे रोकता था, बींधता था, अलग जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर वहां से घेरते हुए कहा, मन्नो। मन्नो चौकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समूची आंखों से देखते हुए बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ ना बढ़ाओ। आवाज में ना उलाहना थी, ना व्यंग था, ना कटुता। बस जो कहने को था वही कहा था। बस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया। बार बार मन्नो के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नो को रोता छोड़कर मैं अंतिम बार पाइंस की उतराई उतरता चला गया था। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वह आज अपने पर ही बीत गई है। आज अपने लिए, मन्नो के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी, माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगनी। भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों? अब तो बंध गया हूँ, बंधा रहूंगा। आसपास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं। ब्याह वाले घर के ऊंचे कह कहे सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है वो भी। एक दिन जो बात शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है जो संपन्न होता है, एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन घर द्वार अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र के किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहां के लिए प्रस्थान करेंगे जहां अब तक मैं बेघर सा होकर रहता हूँ। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा छा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते कहाँ डूबते, यह हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद प्रहरों की तरह बीत गए वे 10 वर्ष। संग संग लगे, बिछोह से दूर, मग्न दिन रात, मीरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने। चाहता हूँ किसी की आंखों में देखकर इसका उत्तर दूं, किसी को छूकर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई पास नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मोह छोटा कर लिया। गए महीने रानीखेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी।
बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर आते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी, फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे अंदर ले गई। मुन्ना, रानी, प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से भरे हाथ मेरी ओर उठे, देखकर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पोंछती रही। कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा जो आज मुझे मिलने को आई है। उसमें मेरी पत्नी कहाँ है वो जो सचमुच में मेरी थी। भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने की निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रुखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे अकेला यहाँ छोड़कर मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन दो बाहों को अपनी ओर खींचकर कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आंखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई। उठ बैठा कि एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं, कि हाथों में मुंह छिपाकर रोते रोते मीरा इन बाहों से आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया। न पास मीरा थी न बच्चे। तकियों के सहारे सिर ऊंचा करके देखा, उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी माँ को देखते होंगे, कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा कि किसी ने पीछे नहीं देखा, ना मीरा ने ना बेटे। केवल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देखकर हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। साथ ही सब चले गए, सच ही सब चले गए हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मन्नों के जाने को भांपकर मैं उतराई से उतरता चला गया था। मेरी ही तरह अकेले मन्नो रोई थी। अब जान पाया हूँ कि हाथों में मुंह छिपाकर वह रोना कितना अकेला रोना था। पर उस बार जाकर मैंने बरसों मन्नो की सुधि नहीं ली थी। जब कभी नींद में देखता हुआ दुबली देह, बड़ी बड़ी आंखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जाकर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदल कर बोली, रवि, मन्नू तो अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गांभीर्य को संभालते हुए कहता हूँ, नहीं बुआ नहीं। बुआ जैसे मुझे कई वर्षों पहले उस रवि को कहती हैं, रात को सोई तो जागी नहीं। अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक गई थी। मैं रुंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। बुआ आँख पोंछती हुई सोचती रही, फिर दर्द से बोली, रवि एक बार उसे पत्र तो लिखते। मैं रुमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में। खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पाँव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि, बुआ की वह कल वाली आवाज़ थी। मैं सर हिलाकर घोर विवशता के स्वर में कहा, नहीं बुआ नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी जानना नहीं चाहता हूँ, पर जैसे मन ही मन मन्नों के लिए टूट कर बोली, यही बार बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को कोई भी ना छू सके ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला और क्यों। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन से मन्नों को उतार नहीं पाया। यही देखता कि 5वीं कुर्सी पर बैठी वह मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ है, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुआली पहुंचा। वही चीड़ की ठंडी हवाएं थी, वही सुहानी धूप, वही भुआली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी का पता करने के लिए मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नो मन्नो। आज वह होती तो मुझे झेल लेती। हर रोज़ सुबह उठते बरामदे से पाइंस देखता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, मन्नो मन्नो। जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है, पर अब वह पास सी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती।
उसे मैं छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर घूमा था। पर मन पर जब मोह और प्यार की उलझन आती है तो मीरा नहीं, मन्नों की आंखें ही सगी दिखती हैं। खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबराकर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों के घेरे में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। आए दिन हवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ, इस छूटते छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊंगा, इन्हीं में समा जाऊंगा। तो दोस्तों, ये था कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखी कहानी बादलों के घेरे का दूसरा भाग। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।